हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम कंस्ट्रेंट्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो अपना पेपर चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके पास किसी भी सिस्टम की मोशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कंस्ट्रेंट के द्वारा अफेक्ट होगी। तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है और वो किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोशन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करें। जैसे हम कुछ जनरल एग्जांपल से डिस्कस करें। जैसे आपके पास कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, वो चिड़िया पूरे स्पेस में फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तब उसकी मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली आर्बिट्रेरली फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगी हुई नहीं है। अगर हम बात करें, अगर मैं ये कह दूं कि वही चिड़िया आपने इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर आप ले आए, तो वो जो चिड़िया है वो इस रूम की दीवारों के बाहर नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब ये है, जो बर्ड आपका फ्लाई कर रहा है उसके लिए अगर मैं मान लूं कि इस रूम की हाइट a है, लेंथ a है, हाइट b है और विड्थ c है, तो आपका जो मैं ये कह सकता हूं वो चिड़िया है वो x लेस देन a, y लेस देन इक्वल टू b और z लेस देन इक्वल टू c, ये उसके ऊपर कंडीशन लग जाएगी कि चिड़िया है वो आपके जो रूम है, रूम की दीवारों से बाहर नहीं जा सकती, इसके अंदर इंडिपेंडेंटली फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, साथ ही कहीं पे बैठ सकती, कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये कंडीशन उसकी मोशन के ऊपर आपके पास लग जाती है। तो वो इस कंडीशन को फॉलो उसको करना पड़ता है, इन बाउंड्रीज से वो बाहर नहीं जा सकती है। तो उसकी मोशन के ऊपर जो ये लिमिटेशंस लगी है, इन्हीं लिमिटेशंस को कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ये आपके पास कंस्ट्रेंट हो गया। तो कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगी आपके पास डेफिनेशन। कोई भी पार्टिकल या सिस्टम मोशन कर रहा है, द कंडीशंस imposed on the motion of a system that restrict the motion of system, are called constraints। तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस जो आप किसी सिस्टम पे जब इंपोज करते हैं, लगाते हैं, वो क्या बोली जाती हैं? अगर वो आपकी सिस्टम की मोशन को क्या करती हैं, रेस्ट्रिक्ट करती हैं, तो वो आपके पास क्या बोली जाएंगी? कंस्ट्रेंट्स बोली जाएंगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपके पास जैसे आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी आपके पास है, उसके आपने दो पार्टिकल डिसाइड कर लिए। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास मार्कर है जो रिजिड बॉडी है, इसके लिए मैं बात करूं, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये आपके दो पॉइंट है मार्कर के ऊपर। अगर इन मार्कर के इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने d है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है? d है। उस डिस्टेंस d को अगर मैं इस मार्कर को इधर उधर कहीं भी मूव कराऊं तो क्या इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ये डिस्टेंस आपके पास चेंज होगी? नहीं होगी। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती। ये आपके पास इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो क्या हो बोला जाता है? आपके पास एक प्रकार का कांस्टेंट्स बोला जाता है। और भी अगर हम बात करें, जैसे आप पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम है आपके पास, सिंपल पेंडुलम की जैसे मैं बात करूं, सिंपल पेंडुलम की बात करें एग्जांपल के रूप में, जैसे ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, यहां ये इसका सस्पेंशन पॉइंट है और सिंपल पेंडुलम का ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये इसका बोब है जिसका मास m है। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग की लेंथ r है वो l हमेशा क्या है? कांस्टेंट है।
आपके पास, तो ये इसके ऊपर एक कंडीशन लगी है कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो ये आपके पास इसके ऊपर क्या लग गया, एक कंस्ट्रेंट लग गया, एक कंडीशन लग गई जिसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा आपका सिंपल पेंडुलम, इस तरीके से आपका ये पेंडुलम मूव करेगा, ये एंगल थीटा है। तो जैसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपको बताया था मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताए थे जो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम अगर बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना क्या होगी, अगर मैं एफ को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूं तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो आर है आपके पास और एक थीटा है। वैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे एक कंस्टेंट लग गया R इक्वल टू L इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपके पास R है वो कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट लगने की बजाय कारण आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी और एक कांस्टेंट लगा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी बच गई, 1 बच गई। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, इसकी 1 आ गई। तो कांस्टेंट का आपके पास इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करने के लिए कंस्ट्रेंट काम में आता है। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट के टाइप्स की और फिर उसके साथ साथ हम उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एक चीज और, कंस्ट्रेंट को हमने डिफाइन कर दिया। पहले जो मोशन वो फ्रीली पार्टिकल या सिस्टम आपका मोशन कर रहा था, फ्रीली कर रहा था। अब कंस्ट्रेंट लगने के बाद अगर हम मोशन की बात करें, कंस्ट्रेंट अप्लाइड होने के बाद जो मोशन होती है वो बोली जाती है द मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, द मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट लगने के बाद जो मोशन है उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स की, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो देखिए क्या क्या है। वैसे तो कंस्ट्रेंट को हम अलग अलग बेसिस के आधार पे, अलग अलग बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बेसिस पे आपके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। There are 2 types. There are 2 types of constraints on the basis of mathematical expressions. On the basis of mathematical expressions. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बेसिस पे आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें है वो है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, और दूसरा है वो है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, देखिए अगर मैं ये कह दूं आपको कि आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपके पास ये कोई सर्किल है, ये आपके पास सर्किल है, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है, ठीक है। आपके पास कोई पार्टिकल है, इस सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस पे मोशन कर रहा है। हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि आपका जो पार्टिकल है इस सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस पे मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल है। अब देखना आपके पास जो पार्टिकल है वो सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस पे मोशन कर रहा है। मैंने मान लिया कि R है आपके पास, ये है 5 सेंटीमीटर है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो पार्टिकल है जिसका मास मैंने m मान लिया, तो ये जो m पार्टिकल है ये इस सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस पे मूव कर रहा है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं इस पार्टिकल के लिए कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्किल में, उसके लिए r इक्वल टू 5 लिखा जा सकता है या r माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ये कंडीशन लग गई उस पे कि वो सिर्फ इस सर्क्यूमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये एक प्रकार का कंस्ट्रेंट होगा, ना इससे अंदर जा सकता है ना इससे बाहर जा सकता है, फ्री नहीं है। कहने का मतलब इसकी मोशन फ्री नहीं है, ना ये इसके अंदर आ सकता है सर्किल के, ना इसके बाहर जा सकता है। एक आपके पास सर्क्यूमफेरेंस पे कैद होके रह गया, इसके ऊपर एक लिमिटेशन आपने लगा दी, ठीक है। तो ये आपके पास इसके ऊपर कंस्ट्रेंट होगा। कहने का मतलब मैथमेटिकल इक्वलिटी के रूप में आप इसको लिख पा रहे हैं, इक्वल टू के साइन से आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट जिसको आप मैथमेटिकल इक्वलिटी के रूप में आप जिसको रिप्रेजेंट कर पाए उनको क्या बोला जाता है, होलोनोमिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास होलोनोमिक कांस्टेंट के लिए, the constant motion in which constants be defined या be expressed as f r1 r2 r3 so on rn and t equal to 0 या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, कांस्टेंट बोल सकते हैं या जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो भी आपके पास इस तरीके से अगर आपका कोई कांस्टेंट इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या बोला जाएगा आपके पास, होलोनोमिक कांस्टेंट। देन कांस्टेंट्स बी नोन एज होलोनोमिक कांस्टेंट, क्या बोला जाएगा उसको, होलोनोमिक कांस्टेंट बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूं तो देखिए क्या हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल इसके हम डिस्कस करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, जैसे मोशन ऑफ ए, पहला एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपके पास क्या था, एक सर्क्यूमफेरेंस पे आपके पास कोई पार्टिकल मोशन कर रहा था। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू ए, इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, r इक्वल टू जो रेडियस है उसको a के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो आपके पास इसको आपने क्या लिखा, देखो फंक्शन r1 r2 r3 rn t का कोई भी फंक्शन है वो इक्वल टू के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, आगे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या जीरो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोई कंडीशन जो आपके किसी पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करे, किसी इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, होलोनोमिक कांस्टेंट बोला जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, होलोनोमिक कांस्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे देखें, आप ये कहते हैं कि रिजिड बॉडी की, जैसे मैंने बात की थी, रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो, जैसे मैंने दो पार्टिकल मान लिए x1 एंड x2, ये एग्जांपल हो गए आपके पास। रिजिड बॉडी के लिए बात करें, दो पार्टिकल्स x2 और x1 के बीच की डिस्टेंस है वो d अगर कांस्टेंट हो तो आप उसको मूव कराएं कैसे भी, रिजिड बॉडी को, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा यही रहेगी रिजिड बॉडी के लिए। तो ये भी आपके पास एक इक्विलिटी के द्वारा आपका जो एक्सप्रेशन है कांस्टेंट का वो दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं आप, होलोनोमिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की। तो देखिए क्या होगा आपके पास, सेकंड है आपका नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होगा, आपके पास कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल के ऊपर आपने कोई लिमिटेशंस लगा दी, और लिमिटेशंस भी कैसे लगा दी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बर्ड वाला एग्जांपल दिया था सॉरी, बर्ड का क्या एग्जांपल बताया था मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई चिड़िया है, वो इस कमरे के अंदर फ्लाई कर सकती है फ्रीली, कमरे के अंदर फ्लाई कर सकती है, कमरे से बाहर नहीं जा सकती। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, उसके लिए x जो है वो लेस देन इक्वल टू a, y है वो लेस देन इक्वल टू b और z है वो लेस देन इक्वल टू c। ये है कहने का मतलब, वो चिड़िया इस
कि कमरे के बाहर नहीं जा सकती, तो आपके पास इक्वलिटी की साइन की बजाय ग्रेटर देन या लेस देन के द्वारा कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, आपके पास नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एक। अभी हम बात करें नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, द कंस्ट्रेंट मोशन in which constraint be expressed as f r1 r2 r3 so on t not equal to 0 या not equal to constant। नॉट इक्वल टू के द्वारा, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी आ सकता है, उसके द्वारा अगर आपका कांस्टेंट डिफाइन किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट बोला जाएगा। बी कॉल्ड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, उसको क्या बोला जाएगा, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट बोला जाएगा। जैसे मैं ये कह दूं, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में आपको यह कह दिया गया कि आप हॉस्टल की चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकते, हॉस्टल के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली आप कहीं भी घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हॉस्टल की चार दीवारी के बाहर आप नहीं जा सकते। तो आपको ये क्या कर दिया कि आप है, जैसे हॉस्टल की आपको ये दे दी चार दीवारी है, वो जैसे हॉस्टल की लेंथ आपके पास ए है, विड्थ बी है, जो चार दीवारी है उसकी, तो आप x लेस देन ई, वाई लेस देन बी में कहीं भी घूम सकते हैं। कंस्ट्रेंट आपके ऊपर क्या लगा दिया कि आप a और b, x लेस देन a, y लेस देन b में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते। तो आप हॉस्टल की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा है, इक्वलिटी के द्वारा दिया भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लग रहा है, जो इक्वलिटी से, इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बिहाफ पे, उसके बेसिस पे किस तरीके से आप इनको बताते हैं। अब हम बात करें, ये तो हो गए दो प्रकार के कंस्ट्रेंट। अब टाइम के बिहाफ पे भी हम इनको डिफाइन करते हैं। तो ऑन टाइम डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंसी देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से होते हैं उन पे बात करते हैं। तो आपके पास सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंसी। इसके बिहाफ पे आपके पास, इसके बेसिस पे किस कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपके पास रियोनोमस कंस्ट्रेंट। पहला होगा आपके पास रियोनोमस कंस्टेंट। रियोनोमस कंस्टेंट का मतलब आप किसी सिस्टम की मोशन के ऊपर कोई लिमिट लगा रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो उस कंडीशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं, टाइम पे डिपेंडेंट कंडीशन लगाते हैं। अगर आपका कंस्टेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है तो उसको बोला जाएगा रियोनोमस। ठीक है, तो आपके पास रियोनोमस का मतलब क्या हो गया, द कंस्टेंट which is time dependent be called rehonomous constraint। रियोनोमस कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड, इसमें है सिलरोनोमस कंस्ट्रेंट। इसमें अगर एग्जाम्पल की भी बात करें, आपको ये कह दिया गया कि आप है वो, जैसे हॉस्टल वाली बात मैं कर रहा था, हॉस्टल के बाहर आपको ये कह दिया जाए कि आप 2 से 3 बजे के बाद, 2 से 3 बजे के बीच में आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, या 2 से 3 बजे के बीच आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। एक कंडीशन लगा दी, आपके पास टाइम पे डिपेंड कर रही है, 2 से 3 बजे के बीच में आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते।
तो वो क्या हो गया आपके पास, रियोनोमस कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करें सिलरोनोमस कांस्टेंट की, तो ये कांस्टेंट जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। द कांस्टेंट दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट is called सिलरोनोमस कांस्टेंट। ओके, ये आपके पास कांस्टेंट हो गए, टाइम डिपेंडेंसी के बिहाफ पे आपने कांस्टेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। जब बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि इन कांस्टेंट्स का एनर्जी से भी कोई रिलेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे आपके पास जो कांस्टेंट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उनकी बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव कांस्टेंट, जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है, वैसा ही मीनिंग है इसका। अगर आपके पास कांस्टेंट मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो कांस्टेंट कैसा बोला जाएगा, कंजर्वेटिव कांस्टेंट बोला जाएगा। इफ इन द कांस्टेंट मोशन, if in the constant motion energy remains conserved, then the constraint be called conservative constraints। कंजर्वेटिव कांस्टेंट। और नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो टाइप आपके पास है डिसिपेटिव। तो नेक्स्ट है आपके पास डिसिपेटिव कांस्टेंट, मतलब इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ये कांस्टेंट लगाने के बाद आपके सिस्टम की जो मोशन है उसके अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो एनर्जी का जो लॉस होता है, एनर्जी डिसिपेट होती है, उसकी वजह से इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, डिसिपेटिव कांस्टेंट बोला जाता है। If in the constant motion energy does not remain conserved, then constraints are known as dissipative constraints। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हो गए। क्या होते हैं कंस्ट्रेंट, आपके पास किसी भी सिस्टम की जो फ्रीली आर्बिट्रेरीली मोशन है उसको क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी जाती हैं ताकि वो आर्बिट्रेरीली मोशन ना कर सके, स्वैच्छिक रूप से फ्रीली नहीं घूम सके। तो वो आपके पास जो कंडीशन होती है उनको कंस्ट्रेंट बोला जाता है। अलग अलग बेसिस के आधार पे हम इनको अलग अलग टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास जो टाइप है वो भी हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की और उसमें चेक करते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें रिजिड बॉडी की, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया, रिजिड बॉडी जो है उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए पहला एग्जांपल ही है आपके पास रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब जैसे आपके पास पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी उसको बोला जाता है जिस सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर देखो कौन कौन से कांस्टेंट है। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कंजर्व रहती है, मतलब इक्वलिटी, इक्वल टू के साइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसके कंस्टेंट को
आप जो फंक्शन का जो मैंने बताया था इक्वल टू वाला साइन, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो कांस्टेंट कौन सा हो गया इसमें, होलोनोमिक कांस्टेंट हो गया। कौन सा हो गया सबसे पहले आपके पास, होलोनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्या रिजिड बॉडी में एनर्जी कंजर्व रहती है, बिल्कुल रहती है। तो दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, कंजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें ये टाइम पे डिपेंड होता है क्या, रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है, ये थोड़ी है कि 2 मिनट आपके पास कांस्टेंट रहेगी फिर बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, रियोनोमस है, टाइम सॉरी सेलेनोमस है, टाइम पे इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ये आपके पास इसके अंदर होता है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें डिफॉर्म्ड बॉडी की। डिफॉर्म्ड बॉडी की बात करें, जैसे डिफॉर्म्ड बॉडी में साफ साफ पता है आपके पास, जैसे कोई स्पंज की बात करें, स्पंज है उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे 2 पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस d मान ली मैंने। अगर मैं उस स्पंज को दबा दूं, डिफॉर्म कर दूं, डिफॉर्म्ड बॉडी का मतलब मैंने उसको दबा दिया, तो उसको दबाने के बाद उनके बीच की डिस्टेंस वही रहेगी क्या, नहीं। तो आपके पास डिफॉर्म्ड बॉडी में जो है वो आपके पास इक्वलिटी कांस्टेंट रहने वाली, जो इक्वल टू के साइन से जो आप एक्सप्रेशन को डिस्कस कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही, आप होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक को पहचाने, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं, डिसिपेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो कांस्टेंट जो होते हैं, जो आपने कांस्टेंट मोशन बोली, इस मोशन के अंदर कुछ फोर्स भी होंगे, जिन फोर्स को आप बोलेंगे फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। इस टॉपिक के बिहाफ पे आप हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स या हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशंस के आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। आपके सिस्टम की मोशन पर कोई भी कांस्टेंट अप्लाई कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई फोर्स भी उसके ऊपर अप्लाई होगा, और वो फोर्स क्या करेगा, जो मोशन है उसकी मोशन को अपोज करने का काम करेगा। समझना इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे आप बात करते हैं फ्रिक्शन की बात करते हैं, आपके पास जैसे ये आपके पास रोड का सरफेस है, सरफेस ऑफ रोड है, इसके ऊपर कोई टायर है, ठीक है, ये टायर जा रहा है इसके ऊपर, इस टायर के ऊपर इस तरफ अप्लाइड फोर्स लगा है, ये आपके पास क्या है, एफ अप्लाइड, ठीक है, एफ अप्लाइड लगा है। अब आपको पता है इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा है, तो कांस्टेंट की वजह से इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स और लगेगा, जिसको आप कौन सा फोर्स बोलते हो, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो। कौन सा फोर्स बोलते हो, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो, घर्षण बल जिसको बोलते हैं आप। तो इन दोनों सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट के बीच में, इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में आपके पास एक फोर्स और लगता है, जो इसकी मोशन को क्या करता है, ये आपके इसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के काम में आता है, इसकी मोशन को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। अब देखना, ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट से एसोसिएटेड हो और जो अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी जो मोशन हो रही है उस मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करे, उसको क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट बोला जाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखना, ये कैसे फोर्स होंगे आपके पास, अप्लाइड फोर्स जो है वो सरफेस के पैरेलल लग रहा है, ये देखिए आपके पास इस तरफ आपने अप्लाइड फोर्स लिया तो ये आगे की तरफ जा रहा है। हम क्या करते हैं, मोस्टली अप्लाइड फोर्स को क्या लगा रहे हैं, पैरेलल टू द सरफेस लगा रहे हैं। आपके पास ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इन कॉन्टेक्ट के बीच में लगता है, दोनों टायर के और रोड सरफेस के कॉन्टेक्ट के बीच में लग रहा है। मतलब जो आपका फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, वो कहां पे लगता है, दो सरफेस के कॉन्टेक्ट के बीच में लग रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेज आपके उसके बीच में लग रहा है। दूसरी चीज कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आपका जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट है वो कैसे लगेगा, कॉन्टेक्ट के पर, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है या सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके परपेंडिकुलर आपके पास अप्लाई होगा। अब देखना, परपेंडिकुलरली अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये परपेंडिकुलरली अप्लाई होने की वजह से आपको पता है वर्क डन जो होता है
वो क्या होता है F डॉट डी आर परपेंडिकुलरली। अगर डिस्प्लेसमेंट ये इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इस तरफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आपके पास फोर्स ऑफ कांस्टेंट की वजह से जो वर्क डन है वो कितना आएगा, एफ डी आर कोस 90, मतलब वर्क डन कितना आएगा, जो डी डब्ल्यू है वो कितना आएगा आपके पास, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। इसी वजह से फोर्स ऑफ कांस्टेंट आपका जो है वो वर्क डन नहीं करते, इसी वजह से इन कंस्ट्रेंट्स को जो है वो आइडियल कंस्ट्रेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडियल कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। फोर्स ऑफ कांस्टेंट के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन जो है वो जीरो होता है, इसलिए इनको आइडियल कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। ओके, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ेंगे वो बात करें। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया, इन कंस्टेंट मोशन constraints are associated with some forces या force are called force of constraints। इनको क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं बात कर लूं सिंपल पेंडुलम जो है, इन ए सिंपल पेंडुलम, इन मोशन ऑफ सिंपल या इन ए सिंपल पेंडुलम, जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, इन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो आपके पास सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से बताऊं आपके पास, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम ये मोशन कर रहा है, ये इसका बोब है जिसका मास m है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपके पास मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये आपको पता है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये इसका r इक्वल टू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये एक प्रकार का कंस्ट्रेंट लग रहा है इसके ऊपर। और मैंने बताया था हर एक कंस्ट्रेंट जो है वो किससे एसोसिएट होगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो यहां पे वो फोर्स क्या काम करेगा, इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसकी मोशन को लिमिट करेगा। तो यहां पे बात करें r इक्वल टू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो लग रहा है, मतलब एक कंस्ट्रेंट तो लग गया। अब फोर्स की बात करें, जब ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरीके से, तो इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, इस स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम में की जो मोशन है उसमें जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो आपके पास किसका काम करता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट का काम करता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, string of pendulum is force of constraint, force of constraint। एक एग्जांपल हो गया आपके पास। हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जब बात करें तो आपके पास ये बात करें, जैसे किसी लिक्विड के फ्लो की बात करें, अपन फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड मतलब जो आपके पास फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड की बात करें, उस फ्लूइड के अंदर हम बात करें विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स जो लगता है, श्यान बल जिसको बोलते हैं, वो भी एक क्या है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। जैसे मैं बात करूं किसी सिलेंडर में आपने गैस को फिल कर दिया, अब पहले तो समझे वहां पे कंस्ट्रेंट कैसे लग रहा है, फिर उसके अंदर उसके फ्लो में जो विस्कस फोर्स है वो कैसे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का काम कर रहा है। जैसे ये आपके पास कोई सिलेंडर है, ये आपके पास कोई सिलेंडर है, इसमें आपने गैस पार्टिकल्स फिल कर रखे हैं, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, इसका ये मैंने एक्सिस ले लिया, इससे ये इसकी रेडियस मैंने एस ले ली। अब आपके पास देखें इसके ऊपर कैसे तो कांस्टेंट लग रहा है, ये गैस पार्टिकल, आपका सिलेंडर एकदम से पैक्ड है, तो इसके जो गैस पार्टिकल है वो इधर यहां से लेके यहां तक, मतलब इस सिलेंडर के अंदर आपके पास कांस्टेंट है, तो माइनस एस से लेके आपके पास
एस तक आपके ये जो पार्टिकल हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके पास माइनस एस से लेके एस तक ये पार्टिकल आपके पास रेस्ट्रिक्ट है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो एक प्रकार से आपने इसके अंदर क्या लगा दिया, एक कंस्टेंट लगा दिया। कंस्टेंट कैसा लगा है कि आपके पास इक्वलिटी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, लेस देन ग्रेटर देन से दिया जा रहा है। कहने का मतलब इनकी जो पार्टिकल जो है वो माइनस एस से लेके एस के बीच में है, उसके बराबर ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही उसके फेस पे। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं इसके ऊपर जो कांस्टेंट लग रहा है वो कैसा कांस्टेंट है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट है। तो कौन सा कांस्टेंट लग रहा है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपने डिफाइन कर दिया। अब बात कर रहे हैं कि मैंने कहा है जो कांस्टेंट होता है वो एसोसिएट होता है किससे, किसी फोर्स से, जिस फोर्स को क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट की बात करें। अब ये जो इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल मूव होते हैं, फ्लो होते हैं, तब इस फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इस फ्लो को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, हिंदी में बोलते हैं श्यान बल। अब ये क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखो, जैसे सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट के बीच में उसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, वो क्या लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और उसकी मोशन को अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। इतनी बात समझ गए सभी। वही काम, जो काम सॉलिड के लिए घर्षण बल का है वही फ्लूइड्स के लिए किसका है, विस्कस फोर्स का। मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स की जब मोशन होती है फ्लूइड के अंदर तो उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट लगता है उसको कौन सा फोर्स बोला जाता है, विस्कस फोर्स बोला जाता है, श्यान बल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, विस्कस फोर्स इन फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर आपके लिक्विड और गैस दोनों इंक्लूड होते हैं। थर्ड एग्जांपल कौन सा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आपके पास थर्ड एग्जांपल क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं वो आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ कांस्टेंट के बाद यहां पे आते हैं हम कि ये नेचर वाइज कैसे होते हैं और किस तरीके से अप्लाई होते हैं। कई बार क्वेश्चंस एमएससी में ये पूछ लिया जाता है कि जो कांस्टेंट है उनको आइडियल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आइडियल है, लेकिन कहा जाता है, रीजन क्या है उसके पीछे का। तो व्हाई द कांस्टेंट्स आर नोन एज आइडियल कांस्टेंट्स, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं, फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स इलास्टिक होते हैं नेचर वाइज, तो आर इलास्टिक इन नेचर। नेचर वाइज तो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक फोर्सेज है। दूसरी चीज, अप्लाई कहां पे होते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस पे। The forces are the forces of constants, the force of constants be applied on the surface of contact, कॉन्टैक्ट सरफेस पे अप्लाई होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है उसकी वजह से मोशन होगा और उसको अपोज कौन करेगा, अपोज्ड बाई, यहीं से लिखें, the motion of applied force opposed by the force of constants, force of constants। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो होते हैं अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो मोशन होती है उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन्हीं वजह से जो आपके पास ब्रेक लगते हैं, गाड़ियां जब चलती हैं, जो टायर और आपकी रोड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो कि एक फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, उसी की वजह से ब्रेक लगता है। तो उनकी वजह से होती है। जैसे आप बात करें बारिश के मौसम में ब्रेक थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है, जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता है। अब बात करें कि ये लगते कैसे हैं। The direction of
फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट while applied force is या B parallel to the surface, एक एग्जांपल जैसे हम लें कि आपकी गाड़ी है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चल रही है, उसके जैसे ये गाड़ी है आपके पास, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है इस तरीके से, तो इस गाड़ी के इस तरफ आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, ये अप्लाइड फोर्स है, इसकी वजह से गाड़ी इस सरफेस के पैरेलली ये अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, गाड़ी को मोशन प्रोवाइड करने के लिए आपने अप्लाइड फोर्स को क्या लगाया है, पैरेलली लगाया है। अब हम बात करें कि आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो यहां पे कौन सा होगा, इन टायर के सरफेस के बीच में और रोड के सरफेस के बीच में लगेगा, और वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ये इसका इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है और इस तरफ फोर्स लगेगा आपके पास परपेंडिकुलर। हमेशा कैसे लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब आपको पता है तो इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो F.dr होगा। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो dw क्या हो जाएगा, F.dr cos ऑफ 90। cos ऑफ 90 जीरो होता है, कहने का मतलब dw इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये आपके पास रिजल्ट ये आ गया कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है जो है वो कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी वर्क डन उनके द्वारा इंपोज नहीं होता है। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से द वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा, हेंस द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स will be zero. That's why constraints are known as ideal constraints. कंस्ट्रेंट को क्या बोला जाता है, आइडियल कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। इन्हीं के बिहाफ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपके पास आएगा, फिर डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल आएगा, उसमें ये कंसेप्ट यूज में आएगा और उन्हीं के बिहाफ पे हम आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम लग्रेंजे इक्वेशन निकालेंगे। लग्रेंजे इक्वेशन के से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो हर अलग अलग सिस्टम में आप यूज में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कांस्टेंट आपने डिस्कस किया है जो कि आगे के टॉपिक में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।